नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मिली मंजूरी। मकसद है महिला स्वयं सहायता समूहों और किसानों को फायदा पहुंचाना। जल्द ही शामिल होंगे सेना में 97 तेजस और 150 प्रचंड। बढ़ेगी सशस्त्र बलों की समग्र युद्ध क्षमता। साथ ही चालू होगा सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण योजना को दी मंजूरी। पीएम जनमन है योजना का नाम। पीवीटीजी को किया गया है इस योजना में टारगेट। आइए खबरों की शुरुआत करें। आपको अगर याद होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को अपने भाषण में महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन टेक्नोलॉजी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में इसी घोषणा से रिलेटेड एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। इस योजना के लिए सरकार 1261 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए समझते हैं आखिर क्या है इस योजना में। यह योजना कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, महिला एसएचजी और प्रमुख उर्वरक कंपनियों के सहयोग से लाई जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देगा, जो ड्रोन की लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की होगी। यह पैसा 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे ये समूह ड्रोन खरीद सकेंगे। सरकार ऐसे क्लस्टर्स की पहचान करेगी जहां ड्रोन का उपयोग आर्थिक रूप से संभव है और इन पहचाने गए क्लस्टर्स से विभिन्न राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि महिला स्वयं सहायता समूह इन ड्रोन्स का क्या करेंगे? तो जवाब है कि 2023-24 से लेकर 2025-26 के टाइम फ्रेम के दौरान ये महिला स्वयं सहायता समूह इन ड्रोन्स को किसानों को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किराए पर देंगे। यहाँ ड्रोन के एग्रीकल्चर पर्पस का मतलब है कि किसानों की फसलों पर ड्रोन के माध्यम से उर्वरक, पोषक तत्व और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। तो क्या किसान स्वयं ड्रोन उड़ाएंगे? नहीं। इस योजना में प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह के 18 वर्ष से अधिक उम्र के एक सदस्य को चुना जाएगा। इस योग्य सदस्य को प्रमुख उर्वरक कंपनियों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 5 दिन की ड्रोन पायलट ट्रेनिंग और पोषक तत्वों और कीटनाशकों के छिड़काव से रिलेटेड 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक अन्य सदस्य को बिजली के सामान, फिटिंग और मैकेनिकल वर्क्स में ट्रेन किया जाएगा। इस योजना के तहत ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये और सह पायलट को करीब 10,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही इस योजना से 15,000 एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका मिलने की संभावना है। इससे महिलाएं प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। किसानों की बात करें तो इस योजना से किसानों को भी लाभ मिलेगा। कृषि में एडवांस टेक्नोलॉजी से दक्षता बढ़ती है, फसल की पैदावार बढ़ने की संभावना होती है और संचालन की लागत कम होती है। कमेंट करके बताइए कि कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए और किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में सशस्त्र बलों की समग्र युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों और लगभग 150 प्रचंड हेलीकॉप्टरों के अतिरिक्त बैच की खरीद को मंजूरी दी है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने 2.23 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन मेगा डिफेंस डील और सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम से सरकारी खजाने पर 1.3 लाख करोड़ रुपए का भार आने की उम्मीद है। चलिए बात कर लेते हैं तेजस की। HAL तेजस एक भारतीय सिंगल इंजन डेल्टा विंग हल्का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहायता से डिजाइन किया है। दरअसल 1980 के दशक में भारत के पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करने का निर्णय लिया गया था। तभी इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। 2003 में LCA को आधिकारिक तौर पर तेजस नाम दिया गया। यह आज के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की अपनी श्रेणी में
सबसे छोटा और सबसे हल्का है। चलिए अब सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम के तहत वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के बेड़े को अपग्रेड करेगी। इसके तहत विमानों को उन्नत एवियनिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। आधुनिकीकरण के बाद सुखोई 30 विमानों को सुपर सुखोई के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि साल 2002 में रूस ने भारत को पहला सुखोई दिया था। अभी फिलहाल भारत के पास कुल 272 सुखोई विमान हैं। भारत में सुखोई 30 MKI को HAL बनाती है। सुखोई विमानों के बेड़े में शामिल कई विमानों ने 20 साल से अधिक की सर्विस दे दी है। ऐसे में इन विमानों को अपग्रेड किए जाने की जरूरत है ताकि ये आधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ मौजूदा समय की चुनौतियों का सामना कर सकें। सुखोई विमानों का आधुनिकीकरण भारत में ही होगा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना के साथ मिलकर अपग्रेड कार्यक्रम को लागू करेगी। पहली खेप में करीब 84 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा और बाद में करीब 150 सुखोई विमानों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस किया जाएगा। वायुसेना ने 40 सुखोई विमानों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया है। आज से दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपने अगले कदमों के बारे में सोचती है। हर देश की अपनी पर्यावरण चिंताएं और हित होते हैं जिन्हें ये देश जलवायु सम्मेलन में सबके सामने रखते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों की और ये समझेंगे कि सभी ने अपने लेवल पर पर्यावरण के हित के लिए क्या तैयारियां की हैं। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन तेजी से विकसित हो रहे हैं। इन देशों ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के कॉन्सेप्ट के माध्यम से अधिक जलवायु वित्त पोषण और समानता की मांग की है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन समृद्ध देशों ने विकास की अपनी यात्रा पहले शुरू की थी और ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक उत्सर्जन किया था, उनको विकासशील देशों की अपेक्षा पर्यावरण की समस्या का समाधान करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। खैर, हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देशों ने बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन को कितना रिप्लेस किया है। चीन ने बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में जबरदस्त कमी की है। 2000 में चीन बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग 82% करता था और 2022 में 65% करता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर चीन स्वच्छ और गंदी ऊर्जा दोनों में दुनिया में अग्रणी है। आपको बता दें कि चीन वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 30% के लिए भी जिम्मेदार है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक भी है। भारत की बात करें तो भारत की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है और इस अवधि में बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 23% हो गई है। भारत ने पिछले साल बिजली उत्पादन में तेल और गैस को शामिल करने और कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने के समझौते का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था। इसे 80 से अधिक देशों का समर्थन मिला, लेकिन सऊदी अरब और अन्य तेल और गैस उत्पादकों ने इसे ब्लॉक कर दिया था। सऊदी अरब की 99% से अधिक बिजली जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होती है, जिसमें से लगभग 67% बिजली गैस से उत्पादित होती है। ब्रिक्स देशों में सऊदी अरब का जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन प्रतिशत सबसे अधिक है। संयुक्त अरब अमीरात ने बिजली उत्पादन में परमाणु ईंधन का उपयोग करना शुरू कर दिया है और इसने 2020 के बाद अपनी स्वच्छ ऊर्जा हिस्सेदारी में सुधार किया है। इथोपिया के साथ ब्राजील ब्रिक्स के केवल 2 देशों में से एक है जहां बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी से अधिक है। दोनों देशों में स्वच्छ ईंधन से 90% बिजली का उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका में बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी अभी भी 86% है। भारत के राज्यों की बात करें तो गुजरात में बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आई है। गुजरात में बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग 2019 में 80% था और 2022 में 60% हो गया है। गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शीर्ष 15 उत्पादकों में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य हैं जहां स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी पहले से ही अधिक है। तमिलनाडु 50-50 के आंकड़े के करीब पहुंच रहा था, 50-50 के आंकड़े के करीब पहुंच रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में प्रगति रुक गई है।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 90% से अधिक थी। पंजाब के साथ साथ ओडिशा में जीवाश्म ईंधन के उपयोग में हाल के वर्षों में वृद्धि देखी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए की एक अति व्यापक आदिवासी कल्याण योजना को मंजूरी दी। इस आदिवासी कल्याण योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी पीएम जन मन योजना। यह योजना इस मामले में खास है कि योजना सबसे बड़ी केंद्रीय योजनाओं में से एक है और एक्सपेंडिचर के मामले में आदिवासी समुदाय को टारगेट करने वाली सबसे बड़ी योजना है। इस योजना में टारगेट किया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को। योजना का मकसद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज को कई सुविधाएं प्रदान करना है। इनमें आवास, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर भी शामिल हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार यह योजना 4.9 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराएगी, जिसमें हर घर की लागत 2.39 लाख रुपए होगी। साथ ही इस योजना में 2.75 करोड़ रुपए प्रति छात्रावास के हिसाब से 500 छात्रावास, 2500 आंगनवाड़ी केंद्र, 3000 गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना और 8000 किलोमीटर की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना भी शामिल है। खर्चे की बात करें तो योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ है और राज्य 8,768 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। इस योजना को अंजाम देने के लिए सरकार के 9 मंत्रालय शामिल होंगे। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर इस योजना की घोषणा की थी। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह घोषणा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान यानी झारखंड के खूंटी जिले में की गई थी। आइए समझते हैं इस योजना में टारगेट किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी क्या होते हैं। पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजी भारत में फैली जनजातियों के ऐसे समूह हैं जो अन्य जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं और अत्यधिक संवेदनशील हैं। भारत में आदिवासी वैसे ही पिछड़े होते हैं और पीवीटीजी इन पिछड़ों में भी सबसे पिछड़े हैं। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 75 आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है और कुल पीवीटीजी की जनसंख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी रहती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पीवीटीजी की सबसे ज्यादा संख्या है, जबकि राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में एक एक पीवीटीजी ग्रुप है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 पीवीटीजी समूह हैं, जिनके नाम हैं ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंग, सेंटिनलीज, शोम्पेन। राजस्थान में निवास करने वाले पीवीटीजी सहारिया की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानीज की संख्या सबसे कम है। ये क्रमशः 39 और 43 है। पीवीटीजी की विशेषताओं की बात करें तो ये आज भी अति प्राचीन नॉन मॉडर्न कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संकेतकों में भी काफी पिछड़े होते हैं। इनमें लिखित भाषा की अनुपस्थिति होती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। लंबे समय से अशांत रहा मणिपुर शांति के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। दरअसल मणिपुर में सक्रिय और सबसे पुराने उग्रवादी गुट यूएनएलएफ यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस फ्रंट ने हाल ही में मणिपुर और भारत सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें यूएनएलएफ मणिपुर में सबसे पुराना मैतेई विद्रोही समूह है। इसका गठन 24 नवंबर 1964 को भारत से अलग होने की मांग के साथ समरेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। साथ ही आयोग को अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी होंगी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए होंगी। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है।
पिछले कुछ समय से संपीड़ित बायोगैस के क्षेत्र में प्रेस मड आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। इसे हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। प्रेस मड चीनी उद्योग का एक अवशिष्ट बाई प्रोडक्ट है, जिसे फिल्टर केक या फिर प्रेस केक के रूप में जानते हैं। पहले इसका उपयोग बहुत सीमित मात्रा में सिर्फ खाद बनाने में किया जाता था। भारत जल्द ही अपना पहला एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसकी घोषणा की है। यह तीव्र एक्सरे सोर्सेज के अध्ययन के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में पॉलिक्स और एक्सपेक्ट पेलोड को स्थापित करेगा, जिसमें पॉलिक्स खगोलीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाली एक्सरे ऊर्जा रेंज को मापेगा और एक्सपेक्ट एक्सरे ऊर्जा की स्पेक्ट्रोस्कोपिक की जानकारी देगा। इस मिशन का जीवन काल कम से कम 5 वर्ष का होगा। अब्दुल्लाही मिरे को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रतिष्ठित पुरस्कार नानसेन से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार केन्या के शरणार्थी शिविरों में विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए दिया गया। आपको बता दें कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को दिया जाता है जो शरणार्थियों, विस्थापितों या राज्य विहीन लोगों के हित में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हों। इस पुरस्कार को 1954 से नॉर्वेजियन वैज्ञानिक फ्रिडजॉफ नानसेन के सम्मान में दिया जा रहा है। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को आयोजित होने वाले नौसेना दिवस का प्रदर्शन इस वर्ष सिंधुदुर्ग किले से करेगी। इस मौके पर भारतीय नौसेना जहाजों और विमानों के जरिए अपने परिचालन कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। सिंधुदुर्ग एक ऐतिहासिक महत्व का किला है जो महाराष्ट्र के तट से कुछ दूर अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा कराया गया था। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, जारवा, ओंग, सेंटिनलीज और शोम्पेन जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब्दुल्लाही मिरे, पॉल लिंच, कैलाश विद्यार्थी, अभिनव दास गुप्ता। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। चर्चा में रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपरोक्त में कौन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो, दोनों। हाल ही में पार्थेनन मूर्तियों से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच चल रहा है? ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और ग्रीस, अमेरिका और भारत, जर्मनी और नाइजीरिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन और ग्रीस। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में, ये याद रखिएगा। नमस्कार।